दोस्तों, आज हम वीडियो पटवारी के लिए जो फिजिक्स का टॉपिक है जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। देखो, ये द्रव्य द्रव्य क्या होता है। द्रव्य मतलब द्रव्य और द्रव्यमान अलग अलग चीज़ होती है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य तो वस्तु को बोलते हैं, वस्तु होती है ना, उसको द्रव्य बोलते हैं। तो द्रव्य बोलते हैं वस्तु को जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है, घनत्व द्रव्य जिसे महसूस किया जा सकता है, वो द्रव्य होता है। और द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, वो उसमें निहित पदार्थ की मात्रा होती है। जितना उसमें निहित पदार्थ है वो ही उसका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान में से क्या होता है? नियत होता है। द्रव्यमान क्या होता है? नियत होता है। अब भार अलग चीज है, द्रव्यमान अलग चीज है। भार तो लगता है उसके जो बल लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके कारण जो कुल मिलाकर जो भार लगता है वो होता है। जैसे कि वो होता है एम गुणा जी, द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण कितना है? पृथ्वी का त्वरण कितना है? जी कितना है? गुरुत्वीय त्वरण। जैसे गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वो है। तो भार क्या है? भार होता है पृथ्वी पर जो नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसके कारण जो कुल मिलाकर जो भार होता है वो होता है भार। तो W इक्वल्स टू एम जी, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। और ये ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, इसलिए ध्रुवों पर व्यक्ति का भार ज़्यादा होता है और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में कम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? भार, भार का मात्रक न्यूटन होता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है। भार परिवर्तित होता है, क्यों? क्योंकि ध्रुवों की तरफ जाने पर तो भार बढ़ जाता है और विषुवत रेखा की तरफ आने पर भार कम हो जाता है। भूमध्य रेखा की तरफ आने पर भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे ये देखो, ये पृथ्वी है तो ये विलंब है। यहाँ पर ये ध्रुव है, ये पृथ्वी के अधिक नजदीक है, इसलिए जी का मान यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा। यहाँ पर जी का मान क्या है? कम। इसलिए ध्रुवों की तरफ जाने पर पृथ्वी का भार क्या होगा? ज्यादा होगा। पृथ्वी का भार क्या होगा? ध्रुवों की तरफ जाने पर पृथ्वी का भार ज्यादा होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसका मात्रक क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है? वो है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। और चंद्रमा का जी कितना है? चंद्रमा का जी है वो है पृथ्वी के जी का 1/6। पृथ्वी के जी का कितना? 1/6 गुना। ये यही याद रखना डायरेक्ट। 1.63 है, ये मत ध्यान रखना। तो गुरुत्वीय त्वरण जी है, इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6। ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि जो द्रव्यमान है और भार है, तो द्रव्यमान तो हमेशा क्या रहता है? नियत। भार क्या होता है? चेंज होता रहता है। द्रव्यमान है वो ऊंचाई एंड गहराई के साथ एक प्रवृत्ति रहता है। जैसे ऊंचाई गति बढ़ो, गहराई गति बढ़ो के साथ भार भार पर फर्क पड़े, द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़े। द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़े, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ साथ चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखो डायरेक्ट। क्योंकि देखो, तो भार है, भार का फॉर्मूला ये सही है। भार का फॉर्मूला है W इक्वल्स टू एम जी, और द्रव्यमान है ये मास m, ओनली m। तो m पर तो किसी का फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई ऊंचाई गहराई इसी का किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भार है W इक्वल्स टू एम जी, तो इसमें जी गुरुत्वीय त्वरण है, उस त्वरण पर फर्क पड़ेगा। त्वरण के साथ साथ ये क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब भौतिक राशि, ये पूछ जाता है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो देखो, अदिश राशि कौन कौन सी है? अदिश राशि वे राशि होती है जिनके मापन के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश वे होती है जिनके मापन के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे समय है, समय के लिए दिशा की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। समय है, दूरी है, चाल है। समय, दूरी, चाल, इनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और कार्य, ऊर्जा, शक्ति, पर कार्य किस दिशा में हुआ है, ऊर्जा कितनी लगी है वही बताएगा, शक्ति है वो कितनी हुई है वही बताएगा, किस दिशा में लगी उसका कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान है, घनत्व है, आयतन है, तापमान है, आवेश है और दाब है। ये क्या है? अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ कौन सी राशियाँ होती है? जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे देखो, अलग अलग है दो चीज़ें। एक तो विस्थापन, एक तो क्या है? विस्थापन। एक क्या है? दूरी। दूरी वो भी मीटर में होती है। जैसे ये है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 मीटर दूरी है। ये है दूरी, क्या है? दूरी। और ये है विस्थापन। तो 1 मीटर दूरी तो डायरेक्ट हो जाएगी, लेकिन 1 मीटर उत्तर दिशा में होगी ना, वो हो जाएगा विस्थापन। वो क्या हो जाएगा? विस्थापन। वेग क्या है? चाल क्या है? अंतर क्या है? क्या है? चाल तो होती है, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि वेग क्या होता है? वेग जैसे चाल तो ये मोटरसाइकिल इस रोड पर गई है, तो ये हो जाएगी इसकी चाल पूरी कंप्लीट वेग की। जबकि वेग क्या होगा? वेग होगा डायरेक्ट विस्थापन बटा समय।
यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन है, डायरेक्ट कितनी दूरी है, उसमें कितना समय लगता है, वो होता है विस्थापन बटा समय, वो हो जाएगा डायरेक्ट वेग। ठीक है, तो इसमें देखो चाल है मतलब वेग है। फिर त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी। तो त्वरण क्या है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। वेग क्या है, वेग किसे कैसे निकालते हैं, मीटर प्रति सेकंड बटा मीटर प्रति सेकंड, परिवर्तन की दर नीचे सेकंड समय आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण होता है। संवेग, आवेग, भार और बल, ये ध्यान रखना। बल किस दिशा में लगा है ये जरूरी है, भार नीचे की तरफ लगता है तो इसकी दिशा, तो उस हिसाब से भार भी क्या है, सदिश राशि। तो ध्यान रखो सदिश और सदिश राशि में ज़्यादा कन्फ्यूजन में तो दो तीन चीज़ ये, जैसे ये कार्य ऊर्जा शक्ति है ना, ये कार्य ऊर्जा शक्ति ये सदिश राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दाब भी अदिश राशि है, जबकि जो भार और बल है, ये भार और बल ये सदिश राशियाँ। भार बल कैसी है, सदिश राशियाँ। मात्रक, मापन के लिए मूल मात्रक तो होते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रकों से बनाए जाते हैं, जैसे कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक केजी है, दूरी का मात्रक मीटर है। ठीक है, तो वो अन्य मात्रक की जरूरत नहीं है। जबकि आयतन, इसमें मीटर की आवश्यकता हुई है, अन्य मात्रकों की आवश्यकता हुई है, तो आयतन में क्या है, मीटर का क्यूब, तो ये व्युत्पन्न मात्रक है। मात्रकों की पत्तियां तीन चार प्रकार की है, तो एम के पत्ती है, सीजीएस पत्ती, एपीएस पत्ती है। एपीएस पत्ती है वो ब्रिटिश पत्ती है। एक पत्ती है एसआई पत्ती, जिसको 1960 में जिनेवा में वैश्य पत्ती के रूप में अपना लिया गया। 1960 में जिनेवा में वैश्य पत्ती के रूप में अपना लिया गया। एसआई पत्ती के अनुसार कितने मात्रक है, एसआई पत्ती के अनुसार 7 मूल मात्रक है। कौन कौन से, मीटर, केजी, सेकंड, मीटर, केजी, सेकंड, और एक तापमान। एम के पत्ती, एम के पत्ती में तीन तो नाम में ही, एम के एस, मीटर, केजी, सेकंड। तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति की तीव्रता का मात्रक कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। इसके दो सहायक मात्रक है, ये तो समतल कोण है, ठोस कोण। समतल कोण तो होता है रेडियन और ठोस कोण होता है स्टेरेडियन। समतल कोण तो होता है डायरेक्ट ये वाला रेडियन, जबकि जो ठोस कोण होता है ठोस, वो 3D वाला, वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो सीधी सीधी बात है, क्या क्या पढ़ा हमने, देखो एक बार कि देखो जैसे द्रव्य देख लिया, वस्तु होती है। द्रव्यमान क्या होता है, जो द्रव्यमान क्या होता है, वस्तु को द्रव्यमान कहते हैं, ये नियत होता है। जबकि भार क्या होता है, परिवर्तित होता है, किसके अनुसार, गुरुत्वीय त्वरण जी के अनुसार। गुरुत्वीय त्वरण जी के अनुसार चेंज होता है। इसका मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी का 9.8 मीटर सेकंड और चंद्रमा का 1/6, इसका 1/6। ठीक है, अदिश राशि में कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति दाब, कार्य ऊर्जा शक्ति दाब, ये अदिश राशि है, बाकी याद रह जाएगी। सदिश राशि में भार और बल, भार और बल क्या है, सदिश है। भार भी है, बल भी, दोनों सदिश है। मापन की पत्तियां हमें पता ही है, 4 पत्ती हैं। और इनमें देखो ये ज्योति का मात्रक कैंडला है, ज्योति का मात्रक कैंडला है। कोण है स्टेरेडियन और रेडियन। ठीक है, अब दूरी की मात्रक क्या क्या है, खगोलीय दूरी एयू। ठीक है, एक एयू बराबर क्या होता है, 1.4 गुना 10⁻11 मीटर प्रति सेकंड। एक प्रकाश वर्ष वो होता है 9.46 गुना 10⁻−15 10⁻15 सेकंड। और पारसेक क्या होता है, वो होता है 3.8 गुना 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, वो होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर सेकंड। 08 गुना 16, तो देखो ये 11, 15, 16 खगोलीय पिंड एवं एल वाई और पी, मतलब ए एल और पी क्रम से बढ़ रहा है। 11, 15, 16, 11, 15, 16, 1.4, 9.4 से 3.08, 3.08। जो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे याद है, तीन तो तीन रह जाएगा, और 8 की जगह कितना हो जाएगा, 16। 8 की जगह कितना हो जाएगा, 16। तो 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। आगे हम देखते हैं गति क्या है। किसी वस्तु या कण या पिंड की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है।
कोई भी वस्तु होती है उसकी गति है वो समय के साथ क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ये गति होती है हमेशा वस्तु के सापेक्ष होती है। किसके सापेक्ष होती है? वस्तु के सापेक्ष। आगे सरल की गति, वर्ताकार गति, दोलनी गति। सरल का जो सरल रेखा में होती है, वर्ताकार जो वर्त के रूप में होती है, दोलनी गति होती है जैसे ये पेंडुलम घूमता नहीं, दोलनी गति, ये दोलनी गति होती है। अब चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है? चाल तो दूरी बटा समय हमें पता है। चाल क्या है? दूरी बटा समय। वेग क्या है? विस्थापन बटा समय। वेग क्या है? विस्थापन बटा समय। तो त्वरण क्या है? वेग बटा समय। त्वरण क्या है? वेग बटा समय। तो ये तो है मीटर सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड, ये दोनों मीटर प्रति सेकंड है। ये तो अदिश राशि है। कौन? चाल तो अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है? सदिश राशि। वेग क्या है? सदिश राशि। ये मीटर सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, वो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो वी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, और एक त्वरण होता है वो डी अपॉन डी टी। वेग में परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर। वेग तो होता है विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है ना, उस वो होता है वेग। त्वरण होता है जो वेग में परिवर्तन की दर होती है, वो त्वरण होता है। एक समान अगर गति है, एक समान गति हो रही है, तो 3-4 सूत्र है जो कभी काम आ जाएंगे। देख लो कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 a s। यहाँ पर एस है ना, एस वो टी समय में तय की गई दूरी है, टी समय में तय की गई दूरी है। यू प्रारंभिक वेग है, वी बाद का वेग है, ए त्वरण है, ठीक है, एस विस्थापन है। आगे गति के नियम। गति के नियम आइजैक न्यूटन न्यूटन ने दिए थे। गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। कौन सी किताब में लिखे हैं भाई ये गति के नियम? प्रिंसिपिया किताब में लिखे हैं। अब है जड़त्व का 3 नियम है। ये तो जड़त्व का नियम, गति का पहला नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी वस्तु अगर जिस स्थिति में है, प्रारंभिक स्थिति में, जिस प्रकार की प्रारंभिक स्थिति में है, वह उसी स्थिति में रहना पसंद करेगी। जैसे कि बल की परिभाषा, गाड़ी और ब्रेक, ठीक है। तो संवेग और आवेग का नियम दूसरा नियम। मतलब कुल मिलाकर पहला नियम है जड़त्व का नियम। जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी अगर चल रही है 100 की स्पीड से, एकदम अचानक वो ब्रेक लगेगी, तो वो बाकी जो उसका अंदर के जो भी चीज़ें हैं वो तो 100 की स्पीड से ही चलना पसंद करेगी, इसलिए ब्रेक लगाते ही सभी चीज़ें क्या आगे, जो भी व्यक्ति है वो आगे की तरफ धक्का लगेगा उसको। तो गाड़ी में ब्रेक लगाने पर जो आगे की तरफ जो धक्का महसूस होता है वो जड़त्व के नियम के कारण होता है। मतलब जिस स्थिति में है वस्तु, अगर गतिमान है तो गतिमान रहना पसंद करेगी, और अगर स्थिर है तो स्थिर रहना पसंद करेगी। जैसे कोई अगर कोई रुकी हुई बस है, कोई रुकी हुई बस है, उसे अचानक से चलाओ तो पीछे की तरफ धक्का लगेगा। किस तरफ धक्का लगेगा व्यक्तियों को? पीछे की तरफ। वो है जड़त्व का नियम है, गैलीलियो का नियम। जो प्रारंभिक स्थिति है, जिस स्थिति में वैसी स्थिति में रहना पसंद करेगा। और यह नियम हमें बल की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? बल की परिभाषा। और बल का सूत्र कौन सा देता है? दूसरा नियम, F इक्वल्स टू ma। संवेग आवेग का नियम है ना, ये बल की परिभाषा देता है। संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है बल के। तो अगर संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती है? बल के समानुपाती होती है। और ये हमें F इक्वल्स टू F समानुपाती बल है, वो समानुपाती हो गया वेग के, संवेग के। तो F इक्वल्स टू एम, F इक्वल्स टू एम, ये बल का सूत्र प्रदान करता है। दूसरा नियम में क्या करता है? बल का सूत्र प्रदान करता है। जैसे गेंद को कैच करते हैं तो हम हाथ पीछे की तरफ खींचते, हाथ के कैसे करते हैं? पीछे की तरफ लेते हैं बल को कैच, गेंद को कैच करते समय। तो इसीलिए ये संवेग आवेग का नियम है। अगला है गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। मतलब जैसे एक वस्तु है, जितनी एक दूसरी वस्तु पर क्रिया करेगी उतनी उसके द्वारा प्रतिक्रिया होगी। दो या दो से अधिक वस्तुओं के नियम है, जितना एक वस्तु दूसरे पर लगाएगी दूसरी वस्तु उस पर उतना ही बल लगाएगी। जैसे गोली और बंदूक है। पत्थर की ठोकर मारे, पत्थर ने ठोकर मारे जो आदमी लागे, क्यों? क्योंकि जति वो क्रिया करी बत्ती भी की प्रतिक्रिया होती। जोर ठोकर मारे तो जोर लागी, धीमे से ठोकर मारे तो धीमे से लागी। गोली और बंदूक है, पर बंदूक को गोली चलाओ अपन पीछे की झटको महसूस हो अपन दर्शो, तो वो गति का तीसरा नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है उसके कारण होता है। तो देख लो एक बार, गति के नियम कितने? 3। गति के नियम कितने? 3। पहला नियम, मतलब गति के नियम किसने दिए थे? गति के नियम दिए थे न्यूटन ने। इसका जो कौन सी किताब में लिखे हुए हैं? ये प्रिंसिपिया नामक किताब में लिखे हुए हैं। पहला नियम जिस जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम कहते हैं, ये बल को परिभाषित करता है। प्रारंभिक स्थिति में है वैसी स्थिति में रहना पसंद करता है, जैसे गाड़ी और ब्रेक। अगला है संवेग आवेग का नियम है, दूसरा नियम। वो होता है बल का सूत्र देता है, बल का सूत्र देता है, जैसे गेंद को कैच करते हैं, वो संवेग आवेग का नियम है। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है। दो वस्तुओं का नियम है, जितना एक वस्तु दूसरे पर लगाएगी उतना ही पहली वस्तु दूसरे पर लगाएगी। जैसे गोली और बंदूक है, पत्थर को ठोकर मारना है, ये गति के तीसरे नियम के उदाहरण है।
उदाहरण पूछे में याद रखना, ये ठोकर, पत्थर को ठोकर मारना, गोली और बंदूक, ये गेंद को कैच करना, ये उदाहरण पूछे हुए हैं। संवेग, संवेग क्या है? P इक्वल्स टू एम ई, P इक्वल्स टू एम ई, सदिश राशि। आवेग भी सदिश राशि है, तो J इक्वल्स टू एफ टी, J इक्वल्स टू एफ टी, ये इसका फॉर्मूला होते हैं। उस संवेग और गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो नीचे हम क्या कर देंगे, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो हम एक नीचे m का भाग दे देंगे, ऊपर भी m से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर। तो ये एम वी स्क्वायर है, तो ये एम वी दोनों का स्क्वायर है, तो इसलिए एम वी क्या है यहाँ पर p। तो ये क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर बटा नीचे क्या रहेगा, ये 2m, p का स्क्वायर बटा 2m, p का स्क्वायर बटा क्या हो गया 2m। तो ये 1/2 एम वी स्क्वायर, फिर आगे p का स्क्वायर बटा m। अब आगे है बल। बल क्या है? बल वे भौतिक राशि है जो वस्तु की गति या आराम की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। मतलब बल वे भौतिक राशि है जो वस्तु की गति या वस्तु अगर आराम की अवस्था में उसमें परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब सदिश राशि क्या है? ये क्या है? सदिश राशि। बल कैसी है? सदिश राशि। हमने देखा था बल, और ये क्या थी? ये तो थी बल, और ये क्या था? भार। बल और भार क्या है? दोनों दोनों सदिश राशि हैं। तो F इक्वल्स टू एम है, क्या है? F इक्वल्स टू एम है। इसका एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। इसका सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन। एपीएस मात्रक क्या है? पाउंड। तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बल का एसआई मात्रक तो है न्यूटन, सीजीएस मात्रक है बल का डाइन, इसका जो एपीएस मात्रक है वो पाउंड। तो न्यूटन है, न्यूटन फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला क्या है? मीटर एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो एम क्या होगा? द्रव्यमान, बटा ए क्या होगा? त्वरण, त्वरण। तो ये एम द्रव्यमान किस में होगा? केजी में। एम द्रव्यमान किस में होगा? द्रव्यमान तो देख सकते एफ इक्वल्स टू क्या है? एम ए। एम तो ये तो किस में होगा? केजी में। ठीक है, ये हो जाएगा केजी में। ए त्वरण किस में होगा? मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया फॉर्म, मतलब जो इसका मात्रक बना, क्या बना? केजी मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, ये बन गया मात्रक। ठीक है, वैसे ऐसा मात्रक क्या है इसका? न्यूटन। वैसे ऐसा मात्रक क्या है इसका? न्यूटन। ऐसा मात्रक न्यूटन है, सीजीएस मात्रक डाइन है, और जो एपीएस मात्रक पाउंड है। डाइन और न्यूटन में क्या मतलब कितना फर्क है? एक न्यूटन होता है वो 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, बल का बल इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए सदिश राशि है, और न्यूटन डाइन पाउंड्स, और एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। ठीक है, प्रकृति में कितने? 4 मूल बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दो वस्तुओं के बीच में लगता है। कितने वस्तुओं के बीच में लगता है? ये दो वस्तुओं के बीच में लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल ये दो वस्तुओं के बीच में लगता है, द्रव्यमान के कारण लगता है। जैसे एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। जैसे दो वस्तुएं m1 पिंड है, एक m2 पिंड है, जिनके बीच की दूरी d है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है वो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, तो m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर आएगा। जी क्या है यहाँ पर? ये जी बड़ा वाला कैपिटल जी क्या है यहाँ पर? ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये होता है 6.67 गुणा 10⁻−11 न्यूटन मीटर अपॉन में के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर अपॉन में के जी स्क्वायर। ये कैसे कैसे याद रखेंगे? ये जो है उसका उल्टा है, जो है उसका क्या है? उल्टा है। ठीक है, न्यूटन मीटर अपॉन में के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर अपॉन में के जी स्क्वायर। आगे देखो, प्लाइन वेग। प्लाइन वेग क्या है? मतलब प्लाइन वेग वो वेग होता है जिससे कोई, अगर हम पृथ्वी से कोई वस्तु फेंकेंगे तो उसके जो वायुमंडल है ना, पृथ्वी का जो वायुमंडल या गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, उसको अगर वो पार कर जाए तो वो वेग है ना, वो वेग ही प्लाइन वेग कहलाता है। मतलब वो न्यूनतम वेग है जिसके कारण फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल को जो क्षेत्र है ना, जगह आप पृथ्वी आपकी तरफ खींचे, ये बल के क्षेत्र ने अगर पार कर देवे ना, तो वो बल ही कहीं है, वो वेग ही कहीं है प्लाइन वेग। जैसे पृथ्वी पर प्लाइन वेग है ना, पृथ्वी पर कोई वस्तु फेंको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड एक स्पीड फेंकी ना, तो वो प्लाइन वेग है। पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना है? 11.2 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। और चंद्रमा का पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का 1/6। और पृथ्वी पर जो प्लाइन वेग है वो कितना है? पृथ्वी पर प्लाइन वेग कितना है? वो है 11.2। पृथ्वी पर प्लाइन वेग कितना है? वो है 11.2 किलोमीटर सेकेंड
प्रति सेकंड। और चंद्रमा पर वो है 2.38 प्लाइन वेग, ठीक है। अब दुर्बल नाभिकीय बल क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल ये दुर्बल नाभिकीय बल नाभि के अंदर होता है, अंतःक्रिया से होता है, और रेडियो सक्रिय से होता है ना, ये इसका कारण है। जैसे एक तो बीटा से होता है, बीटा माइनस से होता है, बीटा से होता है। बीटा माइनस से में तो माइनस वाला निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और बीटा से होता है जिसमें प्लस वाला पॉजिट्रॉन निकलता है, ठीक है। अगला है विद्युत चुंबकीय बल। वो होता है सेम चुंबकीय बल की तरह ही है, जैसे उसमें तो होता है जी, इसमें होता है के। Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, दो आवेशों के मध्य लगता है जिसके बीच की दूरी आर, दो आवेश है उनके मध्य लगता है जिनके बीच की दूरी क्या है, आर है। तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, ठीक है। अगला है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल ये प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके मध्य लगता है, और नाभिक कभी भी टूटता नहीं है, नाभिक कभी भी टूटता नहीं है। अधिक पावरफुल है, बिल्कुल ही अधिक पावरफुल। कैसे, मतलब कौन सा अधिक पावरफुल है? सबसे ज्यादा तो यही है, नाभिकीय बल पावरफुल है, फिर विद्युत चुंबकीय बल पावरफुल है, फिर दुर्बल चुंबकीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल है, फिर लास्ट में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये क्रम पूछा हुआ इनका, ये ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा प्रबल कौन सा है? प्रबल है वो होता है सबसे ज्यादा, मतलब जो अधिक शक्तिशाली पावरफुल कौन सा है, वो होता है सबसे पहले चौथा, मतलब कि प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर है चुंबकीय बल, फिर कौन सा है? विद्युत चुंबकीय बल। फिर है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल तो दुर्बल होगा, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे ज्यादा दुर्बल बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे ज्यादा प्रबल प्रबल नाभिकीय बल, उसके बाद में चुंबकीय बल, उसके बाद में दुर्बल नाभिकीय बल, और सबसे ज्यादा दुर्बल कौन सा है? वो है गुरुत्वाकर्षण बल। अब प्रास देख लेते हैं एक बार इनकी। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी प्रास कितनी है? अनंत। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रास अनंत है। विद्युत चुंबकीय बल है जिनके दोनों को फॉर्मूला है, उनकी प्रास कितनी है? अनंत। और बाकी दुर्बल नाभिकीय बल, इनकी प्रास है 10⁻⁻15 मीटर प्रति 10⁻⁻15 मीटर। और जो प्रबल नाभिकीय बल है इसकी 10⁻16 मीटर, ठीक है। ज्यादा वाले की ज्यादा, वैसे याद रख लेता हूँ, 15 है इसकी 16 है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखते हैं बलों के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा हुआ है भाई। संपर्क बल कौन सा है, असंपर्क बल कौन सा है, मतलब यही ध्यान रख लेना। संपर्क बल और असंपर्क बल में उतना ही अंतर है, जैसे कि संपर्क बल तो वह बल होता है जो किसी वस्तु के संपर्क में होने के कारण लगता है, और असंपर्क बल होता है मतलब जो कोई संपर्क है ही नहीं उस बल का, फिर भी वो लग रहा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है तो कोई वस्तु खींच रही है क्या आपको? गुरुत्वाकर्षण बल मतलब आपके को टच हो रखा है कि कुछ कुछ नहीं है, वो ये आभास हो रहा है नीचे की तरफ, ऑटोमेटिक जा रहे हैं, तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। असंपर्क बल है, ऐसे ही विद्युत बल होता है, ऐसे ही चुंबकीय बल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है फिर भी होता है। पेशी बल, भाई मास पेशी बल है। पेशी बल जैसे हम ट्रैक्टर को खींचेंगे तो वो पेशी बल लगाएगा, वो दिख रहा है हमें साफ साफ, यहाँ पेशी बल लगाए। यांत्रिक बल है, कोई मशीन अगर खींच रही है तो मशीन का बल दिखेगा। घर्षण बल है, अगर वस्तु घर्षण होगी तो वो घर्षण बल होगा। तो संपर्क बल तो वो होता है जो किसी वस्तु के संपर्क में आने के कारण लगता है। जैसे घर्षण बल है तो वो रोड के संपर्क में आई तभी तो घर्षण बल लगा, यांत्रिक बल लगा, पेशी बल लगा। लेकिन जो असंपर्क बल है वो बिना संपर्क में आने के कारण भी लगता है। अब दो तीन प्रकार के और बल है। संतुलित बल कौन सा है? संतुलित बल तो होता है जिसका परिणामी बल क्या होता है? जीरो होता है। कोई भी वस्तु है जगह पर अनेक प्रकार के बल लग रहे हैं, उनका अगर परिणामी जीरो है तो वो संतुलित बल है। असंतुलित बल वो बल होता है जिसका परिणामी जीरो नहीं। ये दोनों एक दूसरे विपरीत है। संतुलित बल तो जगह परिणामी जीरो है, असंतुलित बल जगह परिणामी जीरो नहीं है। घर्षण बल क्या है? घर्षण बल वस्तुओं के मध्य परस्पर गति का विरोध। वस्तुओं के मध्य क्या है? परस्पर गति का विरोध, मतलब घर्षण बल के उदाहरण है ये। वस्तुओं के मध्य परस्पर गति का विरोध होता है, गति के विपरीत दिशा में ये बल लगता है, और वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तुओं के मध्य परस्पर गति का विरोध होता है, गति के विपरीत दिशा में होता है, और वस्तु की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। वस्तु कैसी उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब घर्षण बल है तीन प्रकार के, सीमांत, सर्पी, लोटने। सीमांत घर्षण बल ये दो वस्तुओं के मध्य लगता है। सर्पी घर्षण बल ये जैसे कोई कार चल रही है तो उसके कारण सर्पी घर्षण बल लगेगा। लोटने बल जैसे अगर कोई लौट रहा है, लुढ़क रहा है, जैसे ड्रम है वो लुढ़क रहा है तो वो लोटने बल है। तो सीमांत घर्षण बल, सर्पी, लोटने, ठीक है। तो सीमांत होता है ना, वो तो दो वस्तुओं के मध्य लगता है, ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। जैसे एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी अगर खिसकाएंगे, पट्टी मतलब पत्थर है, उसके ऊपर दूसरे पत्थर को खिसकाएंगे तो यहाँ पर लगेगा सीमांत घर्षण बल। दो वस्तुओं, स्थिर वस्तुओं के कारण लगता है, ठीक। तो सीमांत घर्षण होगा वो सबसे क्या होगा? मजबूत। जबकि लोटनी घर्षण होगा वो सबसे कमजोर, क्योंकि सीमांत घर्षण तो डायरेक्ट वस्तुओं के बीच में लगता है, डायरेक्ट वस्तुओं के बीच में। जैसे कि ये एक पत्थर है, इसके नीचे पत्थर है,
ये डायरेक्ट वस्तुओं के बीच में लगेगा, डायरेक्ट वस्तुओं के बीच में। जबकि सर्पी घर्षण इसमें टायर हैं वो घूम रहे हैं ऑलरेडी, तो उसके कारण सर्पी घर्षण बन रहा है। लोट नहीं है वो, उसके कारण कोई भी वस्तु है वो लोट रही है ना, ऐसे ड्रम में जैसे घूम रहा है वो। तो सबसे मजबूत तो कौन सा है, सीमांत घर्षण। सबसे कमजोर कौन सा है, लोटनी। तो सर्पी घर्षण है वो ज़्यादा होता है लोटनी घर्षण से। सर्पी घर्षण क्या होता है, लोटनी घर्षण से ज़्यादा होता है। हाँ ये पता है हमें, सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है इसलिए जो बॉल बियरिंग होते हैं ना, बॉल बियरिंग गाड़ियों के अंदर, जो टायरों के अंदर देखा है ना, बॉल बियरिंग बहुत छोटी छोटी गोलियाँ होती है अंटी की तरह। तो वो तो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं टायरों के अंदर, उसको कहते हैं बॉल बेरिंग। तो वो बॉल बेरिंग नष्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सर्पी घर्षण ज़्यादा होता है। लोटनी घर्षण की तुलना में सर्पी घर्षण ज़्यादा होता है। ये तो ऑटोमेटिक लोट रही है वस्तु, जैसे ड्रम ऑटोमेटिक घूर रहा है ढलान पर, वो होता है लोटनी घर्षण। जबकि जो गाड़ी चल रही है उसके टायरों के अंदर जो बॉल बीइंग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से ज़्यादा होता है इसलिए। कल पुर्जे हैं उसमें स्नेक लगाया जाता है इसके कारण। जो कल पुर्जे हैं जैसे कि गाड़ियों के जो मतलब कि कोई भी चीज़ जो घूमने वाले होते हैं उसके अंदर स्नेक, स्नेक मतलब जो ऑयल है ग्रीस है वो लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये पूछ लेगा डायरेक्ट भाई बॉल बीरिंग नष्ट होते हैं इसका क्या कारण है, क्योंकि सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से क्या होता है, ज़्यादा होता है। घर्षण के कारण बॉल बीरिंग नष्ट हो जाते हैं। और कर्पुर्जों में स्नेक लगाया जाता है वो भी घर्षण के कारण लगाया जाता है। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ये दोनों ध्यान रखना, विपरीत है दोनों। अभिकेंद्रीय बल, वर्ताकार पथ पर कोई अगर गति करे तो केंद्र की तरफ एक बल लागे, केंद्र की तरफ कहीं लगे बल लागे। अभिकेंद्रीय केंद्र की तरफ, अपकेंद्रीय केंद्र से बाहर की तरफ। तो वर्ताकार पथ पर गति करे तो केंद्र की तरफ बल लागे, बिन कहीं के अभिकेंद्रीय बल। जैसे घुमावदार रोड पर बाहर से ऊंचे होते हैं, घुमावदार रोड है बाहर ऊंचे रहे क्योंकि केंद्र की तरफ बल लागे, ये वास्ते घुमावदार रोड बाहर की तरफ ऊंचे होते हैं, ठीक है। अब केंद्रीय बल क्या होता है, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल के अंदर कहीं बाहर की ओर एक बल लगता है। अब केंद्रीय बल बाहर की ओर बल लगता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है। अब केंद्रीय बल है ना, अब केंद्रीय बल मतलब बाहर की तरफ बल लागे, वॉशिंग मशीन गोल गोल घूमे तो बाहर की तरफ बल लागे, जब जगह भी हुए ना, धूल वगैरह कण जो भी मतलब स्मेल होता है वो निकल जाता है। दूध से क्रीम, दूध से क्रीम जैसे बिलावना करते हैं तो घूम बिलावना करते हैं तो बाहर की तरफ क्या लगता है, गोल गोल घूमता है वो बिलावने की मशीन, बाहर की तरफ भी लगता है उसमें, जिसके कारण जो भी मक्खन होता है वो उस बिलावने की दीवार पर चिपक जाता है। जो बिलावने की बाहरी परत होती है अंदर की तरफ बाहर वाली, उस पर चिपक जाता है। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि वॉशिंग मशीन किस पर आधारित है, वो होता है अपकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की तरफ लगता है उसमें। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण निकाली जाती है, वो होता है अपकेंद्रीय बल के कारण निकाली जाती है। दो बल और है, ध्यान रख लो, सहसंजक बल, असंजक बल। सहसंजक बल तो एक ही पदार्थ होता है ना, उसके विभिन्न अणुओं के मध्य लगता है। जैसे पृष्ठ तनाव होता है ना, वो कौन से बल का उदाहरण है, पृष्ठ तनाव सहसंजक बल का उदाहरण है। मतलब एक पृष्ठ है, पृष्ठ पर तनाव लगेगा, जैसे पानी रखा हुआ है बीकर के अंदर, तो उसके जो पृष्ठ पर तनाव लगेगा वो होता है पृष्ठ तनाव। तो वो सिर्फ एक इधर होता है ना, उसके कारण लगता है। तो पृष्ठ तनाव सहसंजक बल का उदाहरण है। असंजक बल कौन होता है, विभिन्न अणुओं के मध्य बल लगता है, वो असंजक बल होता है। उत्प्लावन बल या उत्क्षेपण बल कौन सा होता है, उत्प्लावन बल, उत्पल मतलब ऊपर की तरफ उठना, वो बल होता है। तो मतलब कि द्रव्य का वह गुण है जगह के अंदर कोई डुबोई की वस्तु है, ऊपर की तरफ बल का आभास होता है। जैसे ये द्रव्य है, इसके अंदर ये वस्तु डुबो रही है, तो इसमें ऊपर की तरफ तो बल का आभास होता है ना। अरे आप एक देखो खाली जरी कन हुआ जड़ो बिना आप पानी में दबाव दबाणु पड़े ना, वो नीचे पास ऊपर बाहर फेंके में, तो वो बल लाग गया ना, वो बल जो भी पानी की मतलब खाली बोतल है उसको बंद करके अंदर की तरफ डुबोते पानी के अंदर, तो बल लगता है ना ऊपर की बाहर की तरफ फेंकी, जिसके कारण वो तैरती है। वो क्या है, उत्प्लावन बल। क्या बल है, उत्प्लावन बल। ऊपर की तरफ लगने वाला बल कौन सा बल है, उत्प्लावन बल। ये ध्यान रखो बार, अगर वस्तु का भार ज्यादा है उत्प्लावन बल से तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। भार ज्यादा है तो डूब जाएगी, और भार बरोबर है तो पूर्णतः डूब कर तैरेगी, डूब कर तैरेगी। और भार अगर कम है तो आंशिक रूप से डूब कर तैरेगी। मतलब बराबर है जो तो पूर्णतः डूब कर तैरेगी, और अगर कम है तो आंशिक रूप थोड़ी सी डूब कर तैरेगी, ठीक। आर्किमिडीज जी का सिद्धांत कहीं के वे कि जितने द्रव्य को विस्थापित करता है उसका भार उस वस्तु पर लगने वाले, उसका भार है उस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के समान होता है। मतलब आर्किमिडीज ओके वे कि वह जता द्रव्य प्रतिस्थापित करें तो वो जो भार हुए ना विस्थापित द्रव्य को भार वो ही भी उत्प्लावन बल के बराबर है। द्रव्य के घनत्व को मापने का यंत्र तो होता है हाइड्रोमीटर, और दूध की शुद्धता मापने का यंत्र होता है लैक्टोमीटर। बल लागुण क्या है, बल लागुण होता है मतलब कि कोई भी जो कियाड़ है, कियाड़ घूमता है ना, वो बल आघूर्ण के कारण घूमता है, मतलब इसके कारण बल लगता है। टी इक्वल्स टू एफ आर, ये कोई जरूरी नहीं है, ये नहीं पहुंचेगा कोई भी। अक्ष के विपरीत घूमने का प्रयास करे, ये प्रवृत्ति क्या है, बल आघूर्ण, ये ध्यान रखना।
अब देखो लेज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, लेज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होने का क्या कारण है? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक्षणता के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर है ही नहीं है, जिसके कारण वहां पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या को अगर घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा हुआ एक बार। तो पृथ्वी पर अगर पृथ्वी की त्रिज्या ना कम कर दिया ना, जैसे पृथ्वी की त्रिज्या ये इसको इधर कम कर देवे, पृथ्वी की त्रिज्या को अगर कम कर देवे, पृथ्वी की त्रिज्या नापा कम कर देवा, एक तो यहाँ पर ये दूर है तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, और यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या नापा कम कर दी जब अट आएगो जी, तो इस जगह कहीं लागी, एक तो देखो एक तो अट है त्रिज्या, एक त्रिज्या अगर अट होती तो इस जगह होती है, जब जी को मान कहीं को इस जगह कहीं वो जी को मान ऑटोमेटिक कम होगा, तो जी को मान अपन जी को मान बढ़ गो, मतलब प्रभाव बढ़ गो, बस जी को मान बढ़ गो, जहाँ दूर वहाँ पर बल ज्यादा लगे क्योंकि यहाँ पर अट कन्ने हुए, जबकि अट इस जगह कहीं में दूर हुए, वास्ते अट गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगे क्योंकि जी को मान ज्यादा बैठ। तो अब बात है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरों पर अधिक लगता है, किस पर लगता है? दूरों पर अधिक लगता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या अगर कम कर दी वहां तो जी पर प्रभाव पड़ेगी, जी बढ़ जासी, जी कहीं बढ़ जासी जी। रॉकेट की गति है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, रॉकेट की गति किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। भाई पेंडुलम है उसकी जो घड़ी है वो तीव्र गति से चलने का शीतकाल सर्दियाल टाइम में बात थोड़ी सी तीव्र गति में चल जाएगा। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण, स्थितिज ऊर्जा उदाहरण, स्थितिज ऊर्जा भी का उदाहरण कहीं कहीं है, जैसे कि तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की जो ऊर्जा होती है ना वो स्थितिज ऊर्जा होता है। बांध बनाकर इकट्ठा किया पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी में एक बार चाबी बढ़ जाना जब स्थितिज ऊर्जा है। जहाँ पर रमचाली गाड़ी में बात चाबी बढ़ जाना स्थितिज ऊर्जा उदाहरण है। बाद धीमे 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 चैलेंज है बात स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में चेंज है। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है ना वो क्या होती है? स्थिर होती है। कुल ऊर्जा इस तरीके से होती है कि अगर कोई वस्तु है गिरे पृथ्वी तो शुरुआत में भी कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कहीं है ज़्यादा है, गतिज ऊर्जा कहीं है जीरो है। तो गिरे जब गतिज ऊर्जा बढ़े तो स्थितिज ऊर्जा भी कहीं में कम हो, इस वास्ते नीचे गिरे ना तो कुल ऊर्जा भी कहीं हुई स्थिर। कुल ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। डोपलर प्रभाव क्या है? डोपलर प्रभाव होता है कि मतलब जैसे गाड़ी है जो साउंड लगी उड़े और बा अगर व्यक्ति है तो एक पास में आवे ना तो भाई एकदम आंतरा में तो दोनों लगे अलग करना उधर लगू चीज़ें वूम वाह वह चीज़ है। तो मतलब एकदम कन आंतरा में मोशा लगे तो अलग आवाज़ आ रहा एकदम करना स्पीड ना भी आवे, मतलब कि ध्वनि स्रोत और श्रोताओं के बीच में अगर अपेक्षित गति हुए तो उसकी आवृत्ति कम ज्यादा हुए भी आवृत्ति ना अपन नाप लियो, जगह कारण भी स्पीड हुए तो चाहिए। जैसे पुलिस द्वारा वाहनों की स्पीड मापे ना तो बा डोपलर प्रभाव द्वारा मापे। मार्गदर्शन करने के लिए हवाई अड्डों पर को यूज करा, ईसीजी में यूज करा, अल्ट्रासाउंड मशीन लेना भी में भी यूज करा। स्तर विद्युत बल जो स्केल और कंगे पर रूखे बालों पर रगड़ने पर जो बल होता है उस पर बल उत्पन्न होता है वो होता है स्तर विद्युत बल। आगे हम देखेंगे कार्य। कार्य किसी वस्तु पर आरोपित बल और उसके कारण हुए विस्थापन को गुणनफल लिखाई में बल W इक्वल्स टू एफ एस, W इक्वल्स टू एफ एस। तो W इक्वल्स टू एफ एस, W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, कोस थीटा मतलब जो विस्थापन के कारण जो बीच का कोण है उसके कारण जो मतलब वो शुद्ध फॉर्मूला हो जाता है। ये क्या है? एक अदिश राशि। कौन सी राशि? कार्य अदिश राशि। इसका मात्रा क्या होता है? जूल। क्या होता है इसका मात्रा? जूल। जगह पर क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। जैसे बल तो न्यूटन में और से विस्थापन विस्थापन मीटर में तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो ऐसे याद रख लो इसको, जैसे कि कोई कार्य है, कार्य वो फंस गया है, क्या क्या है? कार्य फंस गया है, एफ एस फंस गया है, एफ एस मतलब बल और विस्थापन इनका गुणनफल एफ एस। तो कार्य फंस गया है उस पर ऊर्जा लगाओ, ऊर्जा का भी यही मात्रक होता है, सेम मात्रक सेम ही होता है जूल। तो कार्य फंस गया उस पर ऊर्जा लगाओ, कार्य फंस गया उस पर ऊर्जा लगाओ। इसके इसलिए कार्य इक्वल्स टू एफ एस बल और विस्थापन इनका गुणनफल, W इक्वल्स टू एफ एस बल इक्वल्स टू बल गुणा विस्थापन। ये क्या है? कार्य अदिश राशि। इसका मात्रक जूल न्यूटन मीटर है। इसका जो सिजिस मात्रक है वो अर्ग है। ऐसा मात्रक तो जूल है वो सिजिस मात्रक क्या है? अर्ग है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। अगर कार्य पॉजिटिव होगा कब होगा? जब विस्थापन है, जैसे कार्य होगा कब होगा? जब विस्थापन लग रहा है इस दिशा में और बल भी लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है
तो सेम अगर दिशा में हो रहा है तो वो होगा पॉजिटिव कार्य। विपरीत दिशा में हो रहा है, बल इस तरफ लगा रहे हैं तो विस्थापन इस तरफ हो रहा है, तो वो होगा कार्य नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। अगर बल इस तरफ लगा रहे हैं और विस्थापन इस तरफ हो रहा है 90 डिग्री पर, तो कार्य हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब उसका बल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है कि किस तरफ लगा रहे हैं, किस तरफ विस्थापन हो रहा है, तो वो हो जाएगा जीरो। ठीक है। इसलिए कार्य क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। कार्य पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है। आगे है शक्ति। क्या है? शक्ति। शक्ति का जो मात्रक क्या है? कार्य करने की दर। पहले मात्रक तो वोट है। कार्य करने की दर ही क्या है? शक्ति। कार्य करने की दर, इसका मतलब क्या होता है? कार्य ऊपर उस बटा नीचे टाइम होगा। तो W इक्वल्स टू P इक्वल्स टू डब्ल्यू टी, P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में टी। कार्य करने की दर क्या है? शक्ति। P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। कार्य करने की दर भाई, कत्ती स्पीड कार्य कर रही है, भी दर है, भी उठा पड़ी थार में कत्ती ताकत है। इसका मात्रक है वोट। इसका मात्रक क्या है? वोट। इसे वोट है तो W अपॉन टी है, तो उससे निकाल लो बाकी मात्रा क्या जाए। इसका अन्य मात्रक एक अश्व शक्ति होता है, एक हॉर्स पावर होता है, 446 वोट के बराबर होता है। ठीक है। आगे है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, उसका व्यावसायिक मात्रक जो वाणिज्यिक मात्रक होता है वो किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर जगह आप यूनिट के वहाँ, तो एक यूनिट होता है ना, वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। वो होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल उसके बराबर होता है। 1 किलोवाट, एक जो यूनिट होता है वो 1 किलोवाट रहता है, वो एक यूनिट होता है, वो होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक। अब है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु यदि में कार्य करने की क्षमता व्या करे बिन ऊर्जा के। अब यदि इस राशि एक मात्रा को सेम कार्य अलग जूल है, इसका ऐसा मात्रा जूल। कैसे याद रखेंगे? कार्य फंस गया है, एफएस बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, कार्य फंस गया है, उसे ऊर्जा लगाओ तो एफएस जूल, दोनों जूल में हो जाएगा। इसका जो सीजीएस मात्रक है वो अलग है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुणा 10 के पावर -19 जूल होता है। एक कैलोरी, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक कैलोरी होता है ना वो 4.18 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी ऊर्जा होती है ना वो 4.18 जूल के बराबर होती है। एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। फिर है 1 ग्राम पानी को गर्म करने पर उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि होती है। उसके लिए जितनी ऊर्जा की अपन आवश्यकता है बाकी 1 कैलोरी कहलाए। 1 कैलोरी कहीं अगर 1 ग्राम पानी ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि करनी है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वह जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है भाई 1 कैलोरी कहलाए। अगर 1 कैलोरी अगर 4.18 जूल के बराबर, कितनी हुई? 4.18 जूल के बराबर। अब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और नाभिक ऊर्जा कई कई प्रकार के। तो गतिज ऊर्जा तो गति के कारण लागे, स्थितिज ऊर्जा भी स्थिति के कारण लागे, विद्युत ऊर्जा आवेश यानी कोई भी दो आवेश, विद्युत आवेश वहाँ कारण लागे, और नाभिक की ऊर्जा नाभिक के विकिरण और संलयन के कारण उत्पन्न है। ठीक है। तो गतिज ऊर्जा गति के कारण लागे, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², 1/2 mv²। वो देखा हमने संवेग के साथ वो रिलेशन p² अपॉन 2m। ये क्या होती है? गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा तो धनात्मक होती है हमेशा। स्थितिज ऊर्जा जो स्थिति के कारण लगता है P=mgh, द्रव्यमान, गुरुत्व त्वरण और ऊंचाई कितनी, उससे mgh निकल जाएगा। और यांत्रिक ऊर्जा होती है ना वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा होती है इन दोनों का योग होती है। ठीक। आगे हम देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम। क्या देखेंगे? ऊर्जा संरक्षण के नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बात कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो नष्ट और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप है एवं दूसरे रूप में बदल दो बस, और कुछ नहीं कर चुका। ठीक है। उदाहरण देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही है। आगे देखो, जैसे डायनेमो या जनरेटर बोलते हैं हम जिसे, तो डायनेमो या जनरेटर है और मोटर है, ये दोनों एक दूसरे विपरीत है। कैसे? डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा होती है ना उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और मोटर क्या होती है? मोटर विद्युत ऊर्जा होती है ना उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, विपरीत एक दूसरे के। ठीक है। तो डायनेमो ध्यान रखना, डायनेमो जनरेटर याद रखो। जनरेटर कहीं क्रिया करे, जनरेटर भाई यांत्रिक ऊर्जा ना अपन अपन देवे कहीं है, अल्टीमेट कहीं देवे अपन लाइट देवे। तो डायनेमो है वो बाबा मशीना घूमे, मशीना घूम और अपन तो लाइट बना दे कहीं दे दिया लाइट बना, तो बा विद्युत यांत्रिक ऊर्जा की ऊर्जा बदले विद्युत ऊर्जा। ठीक है। पानी वाली मोटर है, कोई भी मोटर है, तो मोटर ने अपन लाइट में घाला तार, तो वो
विद्युत ऊर्जा ने वो कहीं चेंज करे, वो मोटर घूमल लाजी पानी में, तो मतलब कि विद्युत ऊर्जा ने बा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करी। ठीक है। एक है माइक्रोफोन, एक है लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन जब आप फोन बात कर आप आवाज जावे ना आगे, वो माइक्रोफोन के कारण जावे। तो माइक्रोफोन तो कहीं करे अपन की ध्वनि वे बिन विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दिए। ठीक है। लाउड स्पीकर कहीं करे, लाउड स्पीकर उल्टो करे। लाउड स्पीकर बिग माय विद्युत ऊर्जा वे जकिन आप बाहर जोर सुना मतलब ध्वनि में चेंज करे, ध्वनि में चेंज करे। अब दो है, एक रेक्टिफायर एक इन्वर्टर। इन्वर्टर ध्यान रखो अपन। तो रेक्टिफायर इन्वर्टर कहीं करे, ते इन्वर्टर तो एड़ी में चेंज करे, इन्वर्टर एड़ी में चेंज करे। रेक्टिफायर है वह दूसरी एक के लागू जो भी हो। तो इन्वर्टर याद रख लो, वो दूसरे वाला रेक्टिफायर ऑटोमेटिक याद हो जाए। इन्वर्टर ए वाली में चेंज करे, मतलब एसी में चेंज करे, डीसी टू एसी, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करे। तो इन्वर्टर तो दिष्ट धारा केम चेंज करे, प्रत्यावर्ती धारा। और रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा। रेक्टिफायर ने क्या करा, दिष्ट कार्य, दिष्ट रेक्टिफायर ने क्या किया और दिष्ट कार्य, दिष्ट कार्य दिष्ट धारा में चेंज करी, एसी में डीसी में चेंज करी, और इन्वर्टर एसी में चेंज करी। ठीक है। आगे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं प्रकाश, उसको चेंज कर देते हैं, भोजन बना लेते हैं, मतलब रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। और जो प्राथमिक सेल या बैटरी है, सेल या बैटरी है, बैटरी में ऊर्जा उसी मतलब रासायनिक ऊर्जा उसी बिन बात चेंज करी अपन विद्युत ऊर्जा में, लाइट देसी हूँ अपन बा बैटरी विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दी। बल्ब, बल्ब कहीं करे, बल्ब विद्युत ऊर्जा जीवा अपन बल्ब ने जब अपन प्रकाश लाइट दे जीवा। आगे विद्युत टॉर्च, लाइट वाला टॉर्च और विद्युत टॉर्च, टॉर्च के अंदर कहीं रासायनिक ऊर्जा है, वह अपन प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर दी। कोयले ना अपन जलामा रासायनिक ऊर्जा है, कोयला में उसमें ऊर्जा में चेंज कर दिया अपन। मोमबत्ती ना अपन जलामा तो रासायनिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा दोनों में चेंज कर दी। ठीक है। डीजल इंजन है, कौन सा इंजन है, डीजल इंजन है। तो डीजल इंजन क्या करता है, डीजल इंजन क्या करता है, डीजल इंजन ईंधन ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है, ईंधन ऊर्जा को इसमें चेंज कर देता है यांत्रिक ऊर्जा में। फिर है परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन। तो इसके अंदर पदार्थ का ऊर्जा में बदलना, पदार्थ है ना वो ऊर्जा में चेंज हुई, पदार्थ ऊर्जा में चेंज हुई पूरा ही। ठीक है। तो ये ध्यान रखो। जैसे जैसे ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उसे उत्पन्न किया जा सकता है, दूसरे दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ओनली सिर्फ एक रूप में दूसरे रूप में बदल सका और कुछ नहीं कर सका इस चीज़ को। ठीक है। तो एक अंदर कहीं है अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है जो कि आप चेंज कर बार देखी। तो इसमें वो ध्यान रखना जबकि चीज़ अपन पूछिए जब मोटर पूछिए तो मोटर कहीं कहीं दिया अगर अपन ऊर्जा देवे, अपन मोटर है ब कहीं ऊर्जा ना अपन अपन लास्ट में मोटर क्या चाले लाइट हूँ मोटर चालवा लाजिए, मतलब विद्युत हूँ मोटर चालू मतलब यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत हूँ यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हुए। चाहे लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर सोचो कहीं में लाउड स्पीकर कहीं कर सके, लाउड स्पीकर भाई अपन लास्ट में ध्वनि देवे, ध्वनि देवे तो बिन कहीं मिलो कहीं बिन विद्युत ऊर्जा मिले विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में चेंज करिए। जी आप हमारी बार और दूसरी चीज देखा कि जनरेटर है। तो जनरेटर कहीं करे, जनरेटर अपन लास्ट में कहीं दियो फाइनल चीज कहीं दियो जनरेटर विद्युत ऊर्जा जीवे, विद्युत ऊर्जा अवे कटू है बाबा घूमे भी मशीन ना मान्यू यांत्रिक ऊर्जा है तो बा यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में जीवे। हाँ भी मैं आप तेल गाला तो बस पहली बात जो कि वे नहीं जगह भी मैं तेल वाली जो रासायनिक ऊर्जा है बा पहली यांत्रिक ऊर्जा बा यांत्रिक ऊर्जा अपन क्या लीजिए विद्युत ऊर्जा। ठीक है। अब दाब कहीं है, दाब प्रेशर कहीं है, वो प्रेशर तो वो अगर आप एकांक क्षेत्र पर लगावा दाब बल जो वो प्रेशर हो जाएगा। मतलब कि किसी भी सत्य का जो इकाई क्षेत्र पर ले उस पर लगने वाला बल ही क्या है, दाब है। पी इक्वस टू एफ अपॉन में ए, पी इक्वस टू एफ अपॉन में ए, मतलब कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल पी इक्वस टू एफ अपॉन में ए बल। ठीक है। दाब क्या है, अदिश राशि, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है पास्कल, इसका मात्रक क्या होता है पास्कल। तो किसी भी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, पी इक्वल्स टू एफ अपॉन में ए, पी इक्वल्स टू एफ अपॉन में ए। इसका मात्रक क्या होता है दाब का मात्रक होता है पास्कल। एक होता है वायुमंडलीय दाब, तो ये होता है वायु में उपस्थित गैस से धूल के कण जलवाष्प आदि इनके कण जो लगता है दाब वो होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार, क्या होता है मात्रक बार, और एक बार होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। एक बार कितना होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। दाब का मात्रक क्या है पास्कल, बल का मात्रक क्या है न्यूटन, ऊर्जा का मात्रक क्या है न्यूटन। न्यूटन कैसे है एफ एफ है, मतलब कि एफ एस फंस गया ऊर्जा फंस गई। ठीक है। तो बल कार्य फंस गया इसलिए ऊर्जा लगाओ, तो एफ एस एफ बल
न्यूटन, और वो हो जाएगा मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। वो हो जाएगा कार्य मात्रा क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है, न्यूटन मीटर। अब दाब है, दाब का मात्रा क्या है, पास्कल, और वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या है, बार। वो जो पास्कल है, एक बार है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का मापन किस में किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा, बैरोमीटर से किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। मनुष्य पर जो कितना वायुमंडलीय दाब लगता है वो होता है 760 mm ऑफ mmHg, 760 mmHg बल लगता है उस पर, वायुमंडलीय दाब लगता है मनुष्य पर। एक होता है अल्टीमीटर। ये अल्टीमीटर क्या होता है, अल्टीमीटर होता है समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर यूज आता है। तो दाब है P=F/A, इसका मात्रक पास्कल। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। मापन बैरोमीटर में, अल्टीमीटर जो समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए। अब दाब का गलनांक और क्वथनांक, दाब का गलनांक और क्वथनांक पर जो क्या प्रभाव पड़ता है, अगर दाब बढ़ाया जाता है तो गलनांक भी क्या हो जाता है, कम। दाब अगर बढ़ता है तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। कैसे, दाब बढ़ाते हैं तो गलनांक हो जाता है कम। जैसे बर्फ है, बर्फ जल में चेंज है, बर्फ जल में चेंज हो जाए, गलनांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हुई, गलनांक वो कम, ठीक है। और दाब बढ़ा हुआ क्वथनांक आई जी दिख रहे तो भी बड़ी उड़े, लेकिन वो बड़ी को कम हुई है। एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिन करना पड़े, बिन 0 डिग्री 4-5 ये ऑटोमेटिक हुए, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जी 4-5 मतलब गलनांक आयु को कम, फिर दाब का आयु को मतलब जो क्वथनांक आयु को वो बढ़ जाए, क्वथनांक आयु जी बढ़ जाए। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर है, ऊंचाई पर जो खाना है वो देर से पकता है, किसके कारण, दाब के कारण। ऊंचाई पर जो खाना है वो देर से पकता है, दाब चेंज हुई, ठीक है। और प्रेशर कुकर है वो भी दाब के कारण जो जल्दी पकता है उसमें खाना। अगला टॉपिक है उष्मा। क्या है, उष्मा। उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। उष्मा क्या है, ऊर्जा का ये रूप है। इसका मात्रक क्या है, जूल। कार्य एंड ऊर्जा भी मात्रक है। कार्य और ऊर्जा है ना, दोनों को मात्रक भी जूल है। उष्मा को मात्रक भी जूल है, मतलब कार्य फंस के वास्ते ऊर्जा लगाओ, उष्मा लगाओ, तो तीनों को मात्रक आई है जूल, तीनों को मात्रक आई है जूल। और जो ताप का ऐसा ही मात्रक है वो होता है केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, रट लो इनको। C-0.100 इक्वल्स टू K-273/100 इक्वल्स टू F-32/180 इक्वल्स टू R-0/50। ये रट लो। C-0/100 इक्वल्स टू K-273/100 इक्वल्स टू F-32/180 इक्वल्स टू R-0/50। ये होता है केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में और डिग्री सेंटीग्रेड में। मतलब कि C-0/100 273 K-273/100 F-32/100 R-0/50। जल का जो हिमांक है, जल का क्वथनांक है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड जम जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन, मतलब इससे कम नहीं होगा ताप। 0 केल्विन से ताप कभी भी कम नहीं कर सकते, वो होता है परम शून्य ताप। मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में चेंज करो फॉर्मूले से, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डॉक्टरी तापमापी होता है, उसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान मापते हैं। प्रयोगशाला तापमान भी -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अधिकतम और न्यूनतम वाला -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम रिपोर्ट में अधिकतम न्यूनतम जो तापमान भी वो यूज आता है। ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये ध्यान रखो। थर्मामीटर है, थर्मामीटर के द्वारा कितना ताप माप सकते हैं। तो थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, पारा। पारे का हिमांक होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए इसको जो परास होती है वो होती है -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थर्मामीटर से कितना कितना ताप माप सकते हैं, -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एल्कोहल तापमापी है, वो कम तापमान के मापन हेतु काम आता है। वो गैस तापमापी है, वो अधिक तापमान के मापन हेतु काम आता है। एल्कोहल तापमापी कम, भाई ये से याद रखो, एल्कोहल तो कम पीना चाहिए, एल्कोहल कम पीना चाहिए, इसलिए कम तापमान। और गैस तापमापी, गैस फुल निकालो, अधिक तापमान, अधिक तापमान के लिए। तो थर्मामीटर तापमापी है वो तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड। एयर थर्मामीटर का
परास क्या है -49 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्कोहल कम पीना चाहिए, कम तापमान मापन हेतु। गैस तापमापी अधिक तापमान मापन हेतु गैस तापमापी का यूज किया जाता है। जैसे H2 गैस तापमापी उसके द्वारा 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और नाइट्रोजन वाला है उसके द्वारा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप माप सकते हैं। कितने तक का ताप माप सकते हैं? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। तो ये डिजिटल थर्मामीटर है ना, वो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी इसी सिद्धांत पर आधारित है, और ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप माप सकता है। ताप बढ़ने के साथ इसमें क्या होता है? प्रतिरोध भी बढ़ता है। ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप माप सकता है। आगे है पायरोमीटर। ये अत्यधिक तापमान होता है ना, बहुत ज़्यादा तापमान, उसके मापन हेतु काम आता है। इसमें मिनिमम तापमान है जिसका मापन ये करता है, वो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम तापमान। सूर्य से सभी तारों का ताप मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? पायरोमीटर। तो थर्मामीटर तापमापी है। थर्मामीटर तापमापी, इसकी प्रयास क्या है? -49 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड, -49 डिग्री सेंटीग्रेड से 357 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्कोहल तापमापी कम तापमान मापन हेतु किया जाता है, और गैस तापमापी का प्रयोग अधिक तापमान मापन हेतु किया जाता है, और अत्यधिक तापमान के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। प्लेटिनम तापमापी, इस पर डिजिटल थर्मामीटर इसी पर आधारित है। ठीक है। अगला है गुप्त उष्मा। ये गुप्त उष्मा क्या है? गुप्त उष्मा है अवस्था परिवर्तन के समय नियत ताप पर अवशोषण, या जो मुक्त उष्मा है वही गुप्त उष्मा कहलाती है। अवस्था परिवर्तन के समय जो नियत ताप पर जो उष्मा है, जो कि अवशोषित हुए या मुक्त हुए, वही गुप्त उष्मा है। इस समय अवस्था परिवर्तन के समय। ठीक है। तो अब है जल और जलवाष्प में जलवाष्प अधिक पीड़ादायक है। भाई जल और जलवाष्प, इसमें जलवाष्प अधिक पीड़ादायक है। क्यों? क्यों इसमें गुप्त उष्मा है। क्यों है? इसमें गुप्त उष्मा है ऑलरेडी। तो अवस्था परिवर्तन के समय नियत ताप पर जो अवशोषित उष्मा या मुक्त उष्मा जो भी होती है, वो गुप्त उष्मा कहलाती है। जलवाष्प अधिक क्या है? पीड़ादायक है। बर्फ के गलन की जो गुप्त उष्मा है वो तो है 80 डिग्री। गलन की जो गुप्त उष्मा वो है 80 केल्विन कैलोरी प्रति केजी। और वाष्पन की जो गुप्त उष्मा है वो है 540। वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी है? 540। इसका मात्रा क्या होता है गुप्त उष्मा का? वो होता है जूल प्रति केजी। जूल प्रति केजी। विशिष्ट उष्मा क्या है? 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होता है विशिष्ट उष्मा। क्या होती है वो? विशिष्ट उष्मा। इसका मात्रक जूल प्रति केजी केल्विन होता है। जूल प्रति केजी केल्विन होता है। जूल प्रति केजी केल्विन होता है। ठीक है। जूल प्रति केजी केल्विन होगा। तो गुप्त उष्मा तो होगी जूल प्रति केजी, और ये होगा जूल प्रति केजी केल्विन। ये होती है विशिष्ट उष्मा। अब जल का त्रिक बिंदु कितना होता है? जल का त्रिक बिंदु होता है -273.16 केल्विन। -273.16 केल्विन। अब हाइड्रोजन की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो सर्वाधिक होती है। हाइड्रोजन की जो विशिष्ट उष्मा हो जाएगा बस समझ ज़्यादा है। ठोस विशिष्ट उष्मा, गैस की उष्मा ज़्यादा, फिर द्रव्य की, फिर ठोस की। गैस की विशिष्ट उष्मा ज़्यादा, फिर द्रव्य की, फिर ठोस की। ठीक है। आगे है ऊर्जा के स्रोत। जैसे पेट्रोलियम, कोयला प्राकृतिक गैस है। पेट्रोलियम किससे बना है? जीव जंतुओं के अवशेषों से। कोयला मृत पेड़ पौधों से बना है, पेड़ पौधे दबने से बना है। तो जीव जंतु से बना है। इसका उपउत्पाद है एक वो बिटुमेन है जो सड़क निर्माण में काम आया है। और जो पेट्रोलियम है वो असम के माकुम में से बना पेड़ पौधे निकाले। मृत पेड़ पौधों से क्या बनता है? कोयला। प्राकृतिक गैस मेथेन होती है। प्राकृतिक गैस ये उस दाब पर संपीड़ित कर से सीएनजी के रूप में चेंज कर देते हैं। उस ताप पर ये संपीड़ित कर दिया और सीएनजी में चेंज कर दिया। अब गोबर गैस क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का अपघटनीय, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन अवायवीय सूक्ष्म जीव करते हैं, जिसे मेथेन, CO2, H2 ETC बनती है। बची हुई सैलरी, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अपघटन अवायवीय सूक्ष्म जीव करे, जिसका मेथेन, CO2, H2 बनती है। बची हुई सैलरी है वो एक उत्तम खाद के रूप में यूज होती है। जो बची हुई सैलरी है ना उत्तम खाद के रूप में यूज है। ठीक है। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों के कारण, पवन चक्कियों का देश डेनमार्क है। टर्बाइन घूमने के लिए कम से कम कितनी पवन की चाल होती है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सौर सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ किया करे, और जोड़ने के लिए सिल्वर का यूज़ किया करे, जो का सोलर पैनल हुआ करे। महासागरीय तापीय ऊर्जा हुआ करे 2 किलोमीटर तक की गहराई में 20 डिग्री सेंटीग्रेड को ताप में अंतर हुए ना, वो कम ताप को अंतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड को होना चाहिए 2 किलोमीटर गहराई में। और पृष्ठ के तप जल का उपयोग अमोनिया जैसी वाष्प गैसों को उबालने में करते हैं, और भी वाष्प को उपयोग टर्बाइन घुमाने में करा। यहाँ महासागरीय तापीय ऊर्जा बने। अब इलेक्ट्रॉनिक जो फ्यूज है जगह आप MCB के वहाँ भी को फुल फॉर्म यहाँ करें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट ने ब्रेकर बढ़ गए, सर्किट ब्रेकर। विद्युत धारा के प्रति फ्यूज से अधिक संवेदनशील है। विद्युत धारा के प्रति ये फ्यूज ज़्यादा अधिक संवेदनशील है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब जैसे विद्युत स्त्री है, नाइक्रोम धातु को तार या करें वो या करें। नाइक्रोम धातु का तापन तंतु होता है जिसका ना एलिमेंट के विद्युत स्त्री में एक नाइक्रोम को तार या करें, नाइक्रोम धातु को
जगह आप एलिमेंट क्या तो वो विद्युत स्ट्रीम वो है जगह कारण वह गर्म हुए। विद्युत हीटर हीटर क्या करेंगे वो चीनी मिट्टी को बनूड़ी भी प्लेट वेज की बात चीनी मिट्टी पोर्सलिन की बनूड़ी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनूड़ी वगैरह जगह हम नाइक्रोम क्रोमेल नाइक्रोम और क्रोमेल भी स्प्रिंग लाइक स्प्रिंग नाइक्रोम की जगह प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है जगह कारण विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में चेंज हुई। फ्रिज होता है फ्रिज वो कार्नोट चक्र के आधार पर कार्य करता है। किस चक्र पर कार्य करता है? कार्नोट चक्र के आधार पर कार्य करता है। और संपीड़न एवं अवशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संपीड़न व अवशोषण हुए भी सिद्धांत पर कार्य करे। प्रशीतक कहीं कहीं जगह ठंडा करे बा एक तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक अमोनिया ये प्रशीतक होते हैं। ध्यान रखना फ्रिज है वो कार्नोट चक्र के आधार पर कार्य करता है और संपीड़न और अवशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संपीड़न और अवशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। वॉशिंग मशीन ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है पढ़ा था पहले। विद्युत टोस्टर है डबल रोटी जो टोस्ट सेकने के लिए विद्युत टोस्टर यूज आता है। विद्युत धारा को उसमें ऊर्जा में चेंज करे ठीक है। माइक्रोवेव विकिरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें मैग्नेट्रॉन सूक्ष्म तरंग पैदा होती है। कौन सी तरंग होती है? मैग्नेट्रॉन सूक्ष्म तरंग पैदा होती है। जकोबा ने जगह रोटी में पानी ने गर्म कर दी जगह में रोटी भी गर्म हो जाए। ध्रुव अणुओं को कंपन या घूर्णन ऊर्जा प्रदान कर गर्म करते हैं। मतलब ये जल ज्ञान का ध्रुवीय अणु है ना बन कंपन कर ऊर्जा ने गर्म कर दिया कर मतलब ऊर्जा प्रदान कर मन गर्म कर दिया। ठीक है। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड यूज होता है। कौन सा क्या यूज होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड यूज होता है। ठीक है। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आगे है प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल अलग अलग प्रकार का है। प्राथमिक सेल भी है द्वितीयक सेल भी है। प्राथमिक सेल तो बेस्ट सेल हुए जगह आप चार्ज कौन कर सका एक बार यूज कर लिया फेंक दी बस वे प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल वे जगह बार बार आप चार्ज कर सका वे द्वितीयक सेल बार बार चार्ज कर सका जगह। विद्युत सेल को आविष्कार है वो वोल्टा ने करो अलेक्जेंडर वोल्टा विद्युत सेल को आविष्कार करो। प्राथमिक सेल कौन कौन से उदाहरण पूछे में ये तो बाकी ये तो ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट। ये लेक्लांच से सेल प्राथमिक सेल है। वोल्टियस सेल डेनियल सेल शुष्क सेल और मरकरी सेल जगह बटन सेल का तो ये सेल की क्या है? प्राथमिक सेल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डेनियल सेल कौन सा सेल है? प्राथमिक है द्वितीयक है कौन सा सेल है? ठीक। तो लेक्लांच से सेल वोल्टियस सेल डेनियल सेल शुष्क सेल मरकरी सेल और बटन सेल ये कौन से प्राथमिक सेल है? कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल। आगे है द्वितीयक सेल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा इस एग्जाम की वीडियो पटवार में ये इतने गहराई से नहीं पूछ जाएंगे तो ये उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्लांच से सेल वोल्टियस सेल डेनियल सेल शुष्क सेल और मरकरी सेल ये है प्राथमिक सेल है। कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल है। अगर आप ये याद भी करना चाहो तो देखो ये भी सिंपल है कि जो सभी है उसमें कार्बन तो मतलब जो जिंक है वो जिंक तो है ये जिंक यहाँ पर ये जिंक तो है ही मतलब कैथोड इन कैथोड उस पर हमेशा जिंक कैथोड पर जिंक। वोल्टियर में दो में वोल्टियर और डेनियर में कॉपर और दूसरे में एक में शुष्क है उसमें कार्बन। शुष्क में क्या है? कार्बन। ठीक है। कार्बन और जिंक इसमें वापस। ठीक है। द्वितीयक सेल क्या है? द्वितीयक सेल शीशा संचयक सेल और क्षारीय सेल जगह नापान है आयरन निकल संचयक सेल और निकल कैडमियम सेल शीशा संचयक सेल भी क्या। ठीक है। तो द्वितीयक सेल तीन होते हैं शीशा संचयक सेल क्षारीय सेल और निकल कैडमियम सेल। ठीक है। तो ये निकल कैडमियम सेल क्षारीय सेल में जो आयरन निकल संचयक सेल निकल कैडमियम संचयक सेल और शीशा संचयक सेल ये द्वितीयक सेल है जिसे चार्ज किया सकता है तीनों में। ठीक है। इनमें तो क्षारीय में तो सार होता है KOH का विलीन होता है और अम्लीय में जो पहला वाला शीशा संचयक सेल उसमें H2SO4 का विलीन होता है। ठीक है। उसमें लेड की पट्टियाँ लिखी होती है लेड संचयक सेल में लेड की पट्टियाँ होती है और आयरन निकल में उसमें आयरन और निकल ऑक्साइड होता है। केडियम में केडियम और निकल ऑक्साइड होता है। ठीक है। ईंधन सेल होता है इसमें दो इलेक्ट्रोडों पर प्लेटिनम का लेप किया होता है। H2 गैस प्रयुक्त की जाती है प्लस वाले पे और O2 गैस प्रयुक्त की जाती है माइनस वाले पे। ठीक है। अब उष्मा संचरण की विधियाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो चालन है चालन संवेदन और विकिरण चालन विधि है वो ठोस वस्तुओं और पारे में होती है चालन विधि। संवेदन विधि होती है वो द्रव और गैसों में संवेदन विधि के द्वारा उष्मा का संचरण होता है। और विकिरण विधि इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है हीटर और अंगीठी में होता है। जैसे कि मतलब कि जो वे कौन सा उष्मा संचरण की विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो होती है विकिरण। विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि संवेदन है उसमें द्रव्य और गैसों में संवेदन के माध्यम से होता है। ठोस और पारे में चालन के माध्यम से होता है उष्मा का संचरण। उष्मा संचरण की तीव्रता विकिरण में सबसे ज़्यादा फिर संवेदन में फिर चालन में। विकिरण में सबसे ज़्यादा होती है तीव्रता इसकी। ठीक है। आगे है
पानी का जो आपेक्षिक घनत्व है, पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है, वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तापमान जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में सेम होता है वो होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सेम होता है दोनों में। हेबर प्रक्रम होता है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, उसको आयरन उत्प्रेरक है, उसकी उपस्थिति में 450 डिग्री से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर अमोनिया बनता है। तो ये पूछा हुआ है हेबर प्रक्रम में उत्प्रेरक कौन है, आयरन, और कितने तापमान का है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका तापमान है। ठीक है, आगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान, उत्प्रेरक है आयरन, और दाब कितना है 200 वायुमंडलीय दाब हेबर प्रक्रम में अंदर। ठीक है, कोल के आसवन से प्राप्त जो अमोनिया द्रव्य है उसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कीटनाशक बनाने में। वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है, क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जो जल है वो गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है, वायुमंडल जो जल है वो गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है, वो जलवाष्प में पाया जाता है, जिसे आर्द्रता बोलते हैं। किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा होता है, एक दिशात्मक होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, सदैव एक दिशात्मक। और परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम। उष्मागतिकी के 4 नियम है, शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, तो ये 4 नियम है। तो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जिसे निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। द्वितीय नियम है इसमें ब्रह्मांड है, एंट्रोपी निरंतर क्या होती है, बढ़ रही है, एंट्रोपी द्वितीय नियम बताती है, एंट्रोपी। ठीक है, अपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में मापते हैं, इसका मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे है उष्मा प्रसार मतलब अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, हाइग्रोमीटर। ये पूछा हुआ है कि अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। उष्मा प्रसार, पदार्थ उष्मा पाकर प्रसारित होता है, इससे क्या बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। ठोसों में ठोस उष्मा पाकर प्रसारित होते हैं, लेकिन ठोस उष्मा पाकर प्रसारित हुए इस कारण रेल की पटरियाँ के मध्य कहीं जगह छोड़े, खंभे में लगे तारों को ढीला छोड़ा जाता है। ठीक है, इसी कारण से। और द्रव्य भी उसमें पाकर प्रसारित होते हैं, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का घनत्व मैक्सिमम और आयतन क्या होता है, मिनिमम होता है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है, आयतन क्या होता है, मिनिमम। सर्दियों के समय और गर्मियों के समय और सर्दियों के समय। गर्मियों के समय सतह क्या होता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, अंदर क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। सर्दियों में ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, अंदर सतह तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है झील में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब 1 घंटे की क्लास और बची है, 2 क्लास हमने ले ली 2 घंटे की। अब 1 घंटे की क्लास और बची है, जिसमें आपका फिजिक्स जो वीडियो, पटवार, राजस्थान पुलिस जो भी बाकी एग्जाम में आते हैं, फिजिक्स का जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा 3 घंटे के अंदर। धन्यवाद।